जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फोर्स वर्किंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आज हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मैग्नेटिक फोर्स का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चार्ज पार्टिकल पे बात करने वाले हैं। और इसके अलावा इसी फोर्स को अप्लाई करके हम आइडेंटिफाई करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मूव करते रिकॉल करते इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। क्या पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। अब वो चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता था। बट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जब ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4, तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस, इट विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द रेस्ट चार्ज। केवल किस पे फोर्स अप्लाई करता है? मूविंग चार्जेस पे। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पे फोर्स वर्क करता है, वी नो। बट कितना फोर्स वर्क करता है या वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो देखिए, जब बात आप मैग्नेटिक फील्ड की करते हो तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। अगर कहीं पर हम ये बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी भी स्पेस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो कैसा है? इनवर्ड है, इनवर्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन एंड ए चार्ज पार्टिकल, सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये हैविंग चार्ज q will enter in this magnetic field with velocity b at an angle theta with the direction of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पे एंटर करता है? थीटा एंगल पे एंटर करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है? v। we know when the charged particle will enter in uniform magnetic field, it will experience a force. That force is called magnetic force. अब वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी वी नो द मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज पार्टिकल in magnetic field कितना फोर्स वर्क करता है? देन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा? फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो नंबर 1 जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड, फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल जो एंटर किया था, मैग्नीट्यूड पे तो फोर्स डिपेंड करता ही है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। दूसरा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, चार्ज जितना स्लो एंटर करेगा मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, चार्ज जितना फास्ट एंटर करेगा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ठीक, एक एग्जांपल समझिए कॉमन, कैसा है, कोई मतलब रिलेट नहीं करना है, कि नॉर्मली होता क्या है कि जब हम जाते हैं किसी गली मोहल्ले में तो क्या होता है कि देखा होगा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की एक क्वालिटी होती है कि अगर आप गली से दौड़ते हुए जाओगे ना या बाइक पे आप जा रहे हो तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, भौंकते हैं।
उनकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आप स्लो जा रहे हो, मोस्टली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यदि आप स्लो जा रहे हो तो वो आपके पीछे हो सकता है ना पड़े, लेकिन अगर आप तेज भाग दौड़ के निकलोगे या बाइक आपकी बहुत तेज जा रही होगी तो वो आपके पीछे जरूर पड़ जाएंगे। ठीक वैसी क्वालिटी होती है मैग्नेटिक फोर्स की, कि चार्ज पार्टिकल जितना स्लो जाएगा लगने वाला फोर्स उतना कम होगा, चार्ज पार्टिकल जितना तेज जाएगा लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ force is directly proportional to the velocity of charged particle. Third, the force working on charged particle is also proportional to the magnetic field. जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा लगने वाला फोर्स क्या होगा उतना ज्यादा होगा। फोर्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जितना वीक होगा लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा उतना कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है जिसपे ये डिपेंड करता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच जो एंगल होगा उस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अगर हम इन चारों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, देन ऑन कंबाइनिंग दीज फोर वी विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी बी साइन थीटा। और जब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k, और k की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी बी साइन थीटा। ठीक, ये आ गया आपका। ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट कितना होगा 1 हो जाएगा। देन वी विल गेट F इज इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। अब देखिए फोर्स की हमने बात करी तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का हमको मिल गया कि F इज इक्वल हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा, बट वी नो द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स जब हम इसकी बात करेंगे इन वेक्टर, तो अगर हम इसी को वेक्टर में कन्वर्ट करें तो वेक्टर में कन्वर्ट करने पे क्या होगा, देखो Q चार्ज तो स्केलर है, इसको तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, क्या बचता है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। तो देखो बी बी साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल आप अप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट कि जब आप वेक्टर फॉर्म की बात करते हो देन एफ वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q बाहर रहेगा और बी बी साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, तो ये तो हो गया फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो एक बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड हमको यहां से मिल जाएगा। अब आती है डायरेक्शन की बात, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जरा फॉर्मूले को देखो, एफ वेक्टर इज इक्वल क्या है, क्यू इंटू बी क्रॉस बी। यानी कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करें तो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है, जो बी और बी की डायरेक्शन होगी फोर्स उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस बी यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करेगा। यानी कि अगर हम ये मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस पे है, और सॉरी वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई पे है, तो आपका फोर्स किस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। दैट मीन्स ऑल दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, ये तो हमने बता दिया कि ये तीनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत समझने वाली बात ये भी है, क्या, कि जब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो इनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई रूल तो होगा हमारे पास। तो देखिए इनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम जो लॉ या रूल्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, हम दो लॉ या दो रूल्स यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं क्या, वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, दूसरा हम इसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। हम दो रूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। अब देखो जब यहां पे बात आती है मैग्नीट्यूड की फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू तो आ गई क्यू बी बी साइन थीटा।
वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्शन के लिए हम बताते हैं कि जो b क्रॉस b की डायरेक्शन होगी, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। यानी कि b क्रॉस b, यानी कि ये x पे है, ये y पे है, तो ये किस पे आएगा, z पे, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। बट डायरेक्शन के लिए लॉ कौन सा हम यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना। क्या था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद करिए, याद करिए। तो देखिए इस टाइप से ये लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस टाइप से हमको स्ट्रेच करना है, ठीक। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करना मत, वरना ऐसे करने लगो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इस टाइप से। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और क्या कोड बताया था मैंने आपको, एफ बी आई, एफ बी आई। थंब मतलब फोर्स, फोर फिंगर मतलब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर मतलब आई मतलब करंट। या फिर हम सिंपल सी बात समझ सकते हैं, एफ बी आई, फादर मदर, और फादर और मदर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड यानी कि सी मतलब करंट। तो एफ बी आई बोल दो, या फादर मदर और चाइल्ड बोल सकते हो। तो इस टाइप से क्या रूल होगा ये, if we will stretch our left hand so that the thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular, then if the middle finger, forefinger will represent the direction of magnetic field, middle finger will represent the direction of current, then thumb will represent the direction of force on conductor। या फिर हम बात कर सकते हैं, अब देखो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट किसकी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो क्या लॉ हमने पढ़ा अभी, according to this rule, if the forefinger, the middle finger and the thumb of the left hand are stretched mutually at right angles to one another such that the forefinger points in the direction of magnetic field, forefinger, the forefinger points in the direction of magnetic field, clear। इसके बाद आपको क्या दिया है, and the middle finger in the direction of the electric current, ठीक। then the thumb will represent the direction of, thumb will represent the direction of force। एक चीज याद रखिए, ये जो करंट आपको यहाँ पे दिया है, अभी जो मैंने आपको बोला कि ये जो करंट दे रखा है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की अगर ये डायरेक्शन है, और अगर चार्ज पार्टिकल आपको निगेटिव दिया है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, थंब के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चला जाएगा, क्लियर है। तो ये था। सेकंड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है कि हम इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे, इसको इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे, और जब हम इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे तो होगा क्या, ये राइट हैंड है, पाम रूल। ये फिंगर हमारी किसकी डायरेक्शन में रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन में रहेगा, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन जब हम फिंगर्स को बेंड करेंगे, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देख लीजिए, एफ बी आई, उंगलियां हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पाम रूल से अगर देखते हैं, थंब करंट की डायरेक्शन में है, देन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पाम। फोर्स कैसा होगा, इस पाम के परपेंडिकुलर होगा, या हम कह सकते हैं कि जब हम फिंगर्स को बेंड करेंगे, वो जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेकंड हम राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो डायरेक्शन के लिए आपने रूल समझ लिया, या तो आप बी क्रॉस बी से निकाल लो डायरेक्शन, और अगर आपको बी क्रॉस बी से नहीं आता है तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, क्लियर है। अब देखिए, जब हमने फोर्स की बात की, तो फोर्स जब लगेगा, जैसे हमने बात की कि ये चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा, इसमें चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब ये फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी मोशन में कोई ना कोई तो चेंज आएगा।
हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, हो सकता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है कि दोनों चेंज हो जाए। हमको ये भी तो समझना है कि जब फोर्स लगेगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो उसी के लिए अगर हम बात करते हैं, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस हमने क्या ले रखा है, केस नंबर 1, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस में हम इसको स्टडी करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1, व्हेन पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा इज इक्वल 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। कि मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट यहाँ पे कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है या तो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री, कोई एक एंगल ले लेते हैं। ये पार्टिकल है, सपोज द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल इज q एंड मास इज m and it will enter in this uniform magnetic field with velocity v parallel to the direction of field। अब ये फील्ड की डायरेक्शन की अगर पैरेलल एंटर करेगा देन क्या होगा, देन फोर्स ऑन पार्टिकल। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो इस कंडीशन में पार्टिकल पे कितना फोर्स रहेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। अब देखो साइन 0 या साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, तो रीजन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो जब ये 0 रखा जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के पैरेलल या उसकी डायरेक्शन के अपोजिट एंटर करता है, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज 0। यानी कि अब जो पार्टिकल होगा, हेंस पार्टिकल will move on straight path undeflected। यानी कि जो पार्टिकल था वो बिना डिफ्लेक्ट हुए कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। क्लियर है, तो पहला केस तो सॉल्व हो गया, इसमें तो कोई इशू आया ही नहीं। अब बात करते हैं हम दूसरे की, कि सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड केस है हमारा केस नंबर 2, व्हेन पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए पार्टिकल कैसा एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे देख लीजिए कि सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कितना माना है, B। एक पार्टिकल है, लेट वी विल कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल दैट इज ऑफ मास m and having charge q will enter in this magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field। अब देखिए परपेंडिकुलर एंटर करेगा, तो जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो इस केस में क्या होगा, नाउ फोर्स ऑन पार्टिकल। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो कितना फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे, आपने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल क्यू बी वी साइन थीटा। यानी कि F इज इक्वल क्यू बी वी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F इज इक्वल क्या हो गया, क्यू बी वी। और ये जो वैल्यू होगी फोर्स की, ये कैसा हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज पार्टिकल। इट इज द मैक्सिमम फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज पार्टिकल। अब देखिए जैसे ही पार्टिकल ये एंटर किया, इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और जब फोर्स इस पे मैक्सिमम लगेगा, हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो B क्रॉस V के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम इसमें देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक, ये हमारा किधर जा रहा है, पार्टिकल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर है। या फिर अगर हम इसी को थोड़ा सा और चेंज कर लें, कि मान लीजिए हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा,
कंडीशन हमने ये मानी है पार्टिकल विल एंटर, ये बी वेक्टर है, क्रॉस से दिया है, इसका मतलब कैसा है, इट इज इनवर्ड। ठीक, इट इज इनवर्ड। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल, सपोज ए चार्ज पार्टिकल विल एंटर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, कितना है मास m, चार्ज है q। मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसा है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ठीक, लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो जैसे ही ये पार्टिकल अंदर जाएगा वैसे ही इस पे एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जब ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फोर्स लगेगा तो ड्यू टू द फोर्स क्या होगा, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। और जब ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तब फिर क्या होगा, तो हम यहां पे नोट करते हैं, हियर फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स कैसा है, मैक्सिमम है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब जब फोर्स परपेंडिकुलर, देखिए पार्टिकल आगे जाने की कोशिश कर रहा था, फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये पार्टिकल टर्न करता जाएगा, दैट मींस एज ए रिजल्ट पार्टिकल will move on circular path, यानी कि अगर हम बात करें दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज अ सर्किल, यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। अब यहां पे देखिए ये सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो हमें कुछ फैक्टर्स भी समझने पड़ेंगे, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, घूमने लगेगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर घूमने लगेगा सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ की कोई ना कोई रेडियस होगी, सर्कुलर पाथ पे कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी, कोई ना कोई टाइम पीरियड इसका आएगा, तो अब हमें वो भी फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर हो गई, तो अगर हम सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए बात करते हैं, नाउ फॉर सर्कुलर मोशन, तो अब देखो सर्कुलर मोशन के लिए आपको ये मालूम है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल किसके हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला mv²/r इज इक्वल QBV। कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पे, अगर हम बात करते हैं तो देखो v से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r अगर हम इधर ले जाएंगे r इज इक्वल क्या हो जाएगा, mv/QB। ठीक, तो ये आ गया पहला, क्या आ गया, r इज इक्वल mv/QB, और ये r है क्या, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक, पहला आ गया। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्लास 11 से हम यूज करते आए कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स सिस्टम में ही जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे किससे मिल गया, मैग्नेटिक फोर्स से मिल गया, तो हमने कंपेयर कर लिया, आर आ गया। अब जब आर आ गया तो हम दूसरी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, नाउ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, T इज इक्वल क्या होता है, 2πr/v। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो T इज इक्वल 2πr की वैल्यू 2π/v, और r की वैल्यू क्या होती है, mv/QB। तो v से v कैंसिल, दैट मींस T इज इक्वल
2 पाई और ये क्या हो जाएगा इंटू m अपॉन QV। आ गया टाइम पीरियड। तो अगर ये टाइम पीरियड आ रहा है तो यहां पे बहुत कॉमन सी बात ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करोगे तो आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल क्या होता है 1/t, यानी कि f इज इक्वल QV अपॉन 2 पाई m। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी QV अपॉन 2 पाई m। रेडियस ये आ गई, फ्रीक्वेंसी ये आ गई और ये क्या आ गया टाइम पीरियड। ठीक, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे रेडियस आपको दे रखी है, अब यही रेडियस आपको अलग अलग टर्म्स में फाइंड करने को बोली जा सकती है। जरूरी तो नहीं है कि हर बार mv अपॉन QV ही आपको मिल जाए। मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है, क्या दी गई है, काइनेटिक एनर्जी आपको दी जा रही है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ही अगर आपको फाइंड करने को बोल दिया जाए, ठीक, इफ पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी ठीक है। क्या माना है हमने, काइनेटिक एनर्जी से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, इफ पार्टिकल हैव मोमेंटम, पहले ले लेते हैं, पार्टिकल हैव मोमेंटम, कितना मोमेंटम हम ले रहे हैं, मोमेंटम p। देन अगर पार्टिकल का मोमेंटम p है, देन देखो आपने क्या पढ़ा है, r इज इक्वल आपने पढ़ा है mv अपॉन QV। mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल p अपॉन QV लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा और चीजें देखो, आपने P अपॉन QV इसको लिख लिया। अब देखो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो K होता है वो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ से और P इज इक्वल क्या होता है, mv। ठीक, तो आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, इन दोनों को जब आप रिलेट करोगे P इज इक्वल क्या होगा 2K अपॉन m होता है, 2K अपॉन 2K अपॉन m नहीं होगा। इसकी जब हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, 2K इज इक्वल mv स्क्वायर इंटू m बाई m अगर हम कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2K, तो रिलेशन आता है 2Km इज इक्वल p स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से p की वैल्यू रखते हैं तो p की वैल्यू भी हमको मालूम है, देखो ये आपने पीछे फाइंड किया हुआ है। ठीक, नाउ आपने ये भी पढ़ा है P इज इक्वल क्या होता है, रूट 2m इंटू K, और यहाँ पे जो आपका K है ये क्या है, K है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, K इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो K काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जब आप इसकी बात करते हो देन आपका R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल P की जगह आप क्या लिख सकते हो, रूट 2Km या 2mk जो भी लिखना चाहो, 2m इंटू K अपॉन QV। क्लियर है, तो रेडियस का एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया, और ये फॉर्मूला किसके टर्म में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ रहा है। अब अगर आप इसी को चेंज करना चाहो, ठीक, अगर आप इसको चेंज करना चाहो और आप क्या कर लो, इफ K इज इक्वल Q इंटू V, K इज इक्वल Q इंटू V, Q इंटू V करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, Q क्या है, चार्ज, और V क्या होता है, पोटेंशियल। अगर हमने चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट कर रखा है विद पोटेंशियल V, तो देखो इसी फॉर्मूले को हम कितने टाइप से कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ये फॉर्मूला है, इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बार बार। ठीक, किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देन R इज इक्वल क्या होगा, रूट 2m इंटू QV अपॉन Q इंटू V।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये जो आपको मिलेगा, नाउ वी विल गेट r इज इक्वल, देखो ये q से इस q को कैंसिल करोगे तो रूट q बचेगा और ये क्या हो जाएगा 1/b और रूट 2m v अपॉन q। क्लियर? एक ये भी आ गया। तो आप जब बात करते हो कि परपेंडिकुलर पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो पार्टिकल जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो कई चीजें बन सकती हैं। रेडियस फाइंड करने को बोला जा सकता है, टाइम पीरियड को बोला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को बोला जा सकता है। ठीक, तो हमने रेडियस की बात की, टाइम पीरियड की बात की, फ्रीक्वेंसी की बात की। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी की बात आपसे की जाए, तो काइनेटिक एनर्जी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल, देखिए k के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर, और ये जब इसके अपॉन में आएगा अपॉन 2m। ठीक, r की वैल्यू जब आप रखोगे mv अपॉन qb, तो ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर b स्क्वायर। ये r की वैल्यू हो गई, r स्क्वायर रखा आपने, इनटू q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m। ओके ठीक है, इसको तो करना ही नहीं है, इसको नहीं जाना है, हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फाइंड करने को बोली जा सकती हैं और हम इन सबको फाइंड भी करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, कौन सा, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, और इन दोनों को कंपेयर करके पहले हम रेडियस निकालेंगे, उसी रेडियस को हम अलग अलग टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जिस टर्म में हमको फॉर्मूला चाहिए उस टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है, व्हेन पार्टिकल एंटर्स एट एंगल थीटा, दैट इज थीटा इज लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ना तो पार्टिकल पैरेलल एंटर करेगा और ना पार्टिकल कैसा एंटर करेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 0 और 90 के बीच के एंगल में। तो देखिए जब 0 और 90 के बीच के एंगल पे ये एंटर करेगा तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, और एक पार्टिकल, सेम वही स्पेसिफिकेशन, कि एक पार्टिकल जिसका मास ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये कैसा है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स ये इनवर्ड है। कैसा है, इट इज इनवर्ड, नॉर्मल एंड इनवर्ड। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसका मास m, चार्ज q, इट विल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। ना तो ये पैरेलल एंटर कर रहा है, ना ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। अब होगा क्या, तो जब इस पे फोर्स लगेगा, नाउ फोर्स ऑन पार्टिकल, ऑन पार्टिकल, ठीक है, क्या होगा, F इज इक्वल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ये जो फोर्स लगेगा, हमको ये मालूम है ये V क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये फोर्स V क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा तो अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, तो इस फोर्स को जब हम डिवाइड करेंगे, नाउ this force have two components, this force have two components, ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, नंबर 1, ये कैसा होगा, ये होगा आपका पैरेलल टू बी वेक्टर। दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल, जो कैसा होगा, अब यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे,
एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कैसा होगा, पैरेलल टू बी वेक्टर। अब ये जो पैरेलल टू बी वेक्टर होगा यानी कि जो एफ पैरेलल होगा, पैरेलल कंपोनेंट इसका आ रहा है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आ रहा है विल ट्राई टू मूव पार्टिकल ऑन स्ट्रेट पाथ। ये क्या करेगा, पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ पे मूव कराने की कोशिश करेगा। एक कंपोनेंट तो ये हो गया जो पार्टिकल को क्या करेगा, सीधा खींचेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दूसरे कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट इसका होगा फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अब देखिए यहां पे जब वर्टिकल कंपोनेंट की आप बात करोगे तो फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो जब ये परपेंडिकुलर होगा, ओके, अब यहां पे देखो, जब परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ये क्या करेगा, विल ट्राई टू मूव पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, हियर दिस फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे याद रखो ये फोर्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, नाउ वेलोसिटी हैव टू कंपोनेंट्स। ठीक, एक कंपोनेंट आपका था ये, तो ये जो आपका होगा v कैसा आया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है vh। ठीक, और ये कैसा आया है, वर्टिकल कंपोनेंट आया है वेलोसिटी का। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल को हमने कैसा माना है, पैरेलल टू बी वेक्टर आ रहा है, यानी कि ये जो आपका होगा b पैरेलल वाला है और ये v कैसा है, परपेंडिकुलर वाला है। तो vh यानी कि ये कितना हो जाएगा, इट इज v cos थीटा। ठीक, दूसरा कैसा होगा, b परपेंडिकुलर है तो ये कैसा हो जाएगा, b परपेंडिकुलर इज इक्वल v sin थीटा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक, ये b पैरेलल हो गया, एक खींचेगा इसको ऊपर की तरफ, ये b परपेंडिकुलर हो गया। एज ए रिजल्ट यानी कि पार्टिकल आगे भी जाना चाहेगा और सर्कुलर मोशन भी करना चाहेगा, तो दोनों मोशंस जब कंबाइंड होंगी तो दोनों मोशंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा यहाँ पे, एज ए रिजल्ट पार्टिकल will move on हेलिकल पाथ, यानी कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, हेंस ट्रेजेक्ट्री इज हेलिक्स। ठीक, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, यानी कि जो पार्टिकल आगे जा रहा था ये पार्टिकल आगे भी चलता जाएगा और सर्कुलर मोशन भी करता जाएगा, यानी कि इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि पार्टिकल सर्कुलेट करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, दैट मीन इट विल मूव ऑन हेलिकल पाथ। क्यों मूव करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला आगे की तरफ खींचेगा, परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा, यानी कि यहाँ पे हो गए दो कंपोनेंट के कारण मिक्स जब होगी मोशन तो हेलिकल पाथ बनेगा। अब इस हेलिकल पाथ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हमको फाइंड करने को हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स फाइंड करने को बोले जा सकते हैं, फॉर हेलिक्स, ये जो हेलिक्स आपका बन रहा है इसके लिए अगर हम बात करते हैं, रेडियस के लिए अगर हम बात करें कि इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, आपने क्या पढ़ा है कि जो आपका mv स्क्वायर यानी कि जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स सी,
पीटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब देखिए सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था। तो वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर बाई आर इज इक्वल क्यू वी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी अपॉन, अपॉन में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक, अब यहां पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट से ये इससे स्क्वायर कैंसिल, तो आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये आ गई रेडियस। ठीक, एंड दूसरा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड करने को बोला जा सकता है। तो अब देखिए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इसका, तो देखो टाइम पीरियड के लिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज किया था, टी इज इक्वल 2πr अपॉन वी। तो 2πr अपॉन वी अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा 2π। अब यहाँ पे v कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला यूज होगा, यानी कि 2π r कितना होगा एम वी साइन थीटा, क्लियर, अपॉन क्यू बी। ठीक, और अपॉन में ये v था, इसमें भी क्या हो जाएगा v साइन थीटा। अब ये v साइन थीटा से फिर से v साइन थीटा कैंसिल, और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या आएगा 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक, किसी भी एंगल पे एंटर करे टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता, चाहे हेलिकल पाथ हो चाहे प्योर सर्किल हो, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। क्लियर है, तो आर हमने फाइंड कर लिया हेलिकल पाथ के लिए, टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। एक चीज और आती है इसमें जिसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। अब देखिए ये पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है, पिच ऑफ हेलिक्स की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन साइकिल। यानी कि जब ये हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा था तो एक साइकिल कहां से अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने यहां से ले लिया, तो यहां से दूसरा यहां तक डिस्टेंस कवर करने में जितना डिस्टेंस ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है एक साइकिल कंप्लीट करने में, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। तो जब ये एंटर करेगा v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल इसको स्ट्रेट पाथ पे मूव कराएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा, मिक्स होके जब मोशन बनेगी तो कैसी हो जाएगी, हेलिकल पाथ बनेगा। हमने हेलिकल पाथ के लिए टाइम पीरियड फाइंड किया, हेलिकल पाथ की रेडियस फाइंड की, अब बात कर रहे हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स के लिए क्या बोला है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन साइकिल। दैट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो P इज इक्वल क्या होगा, V cos थीटा इंटू टी क्या है, टाइम पीरियड है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है, तो ये आ गया। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो तीनों ही केस हमने स्टडी कर लिए। कौन कौन से केस, पैरेलल एंटर करेगा तब जीरो फोर्स यानी कि स्ट्रेट पाथ, 90 डिग्री पे एंटर करेगा मतलब मैक्सिमम फोर्स, दैट मीन सर्कुलर पाथ, और अगर इन दोनों के बीच किसी एंगल पे एंटर करता है तो हेलिक्स बनेगा, हेलिकल पाथ यानी कि मिक्स्ड मोशन होगी, लीनियर भी होगा और सर्कुलर भी होगा, उसके लिए भी हमने फाइंड कर लिया। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। अब देखिए वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑन चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमको फाइंड करना है चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड या वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। तो सिंपली ये बात समझ लीजिए कि आपको एक चीज मालूम है, क्या मालूम है कि जो F वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर एट B वेक्टर, यानी कि फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फोर्स वो वेलोसिटी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये हमने लेफ्ट हैंड थंब रूल से पढ़ा भी था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ा था। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें कि अगर हम यहां पे फाइंड करें क्या, देन इफ वी हैव टू फाइंड F वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो ये कितना होगा, 0। अच्छा, F वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 क्यों होगा, क्योंकि F वेक्टर डॉट B वेक्टर का वैल्यू होगा F इंटू वी कॉस 90, क्योंकि एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 0 हो गया। हम यहाँ पे F की वैल्यू रखते हैं, F की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, B वेक्टर इज इक्वल 0। m को इधर रहने दो, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी, वी वेक्टर की वैल्यू, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है d अपॉन डी टी इंटू वी वेक्टर, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। a इज इक्वल होता है d अपॉन डी टी इंटू वी वेक्टर, और ये वी वेक्टर हमारा ऑलरेडी बाहर था, कितना हो गया, 0। अगर हम इसको अगर अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी, एम को हम अंदर ले गए और ये क्या हो गया हमारा, या एम को अभी बाहर रहने देते हैं, एम को बाहर रहने देते हैं, d अपॉन डी टी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब देखिए, आपने क्लास 11th में ये रूल पढ़ा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। कोई भी वेक्टर खुद के साथ जब स्केलर प्रोडक्ट करता है तो वो मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अगर ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो हम इसको ये लिख सकते हैं d अपॉन डी टी, और क्या लिख सकते हैं इसको, m v स्क्वायर। हम करते क्या है, हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इस 2 को सेकंड साइड ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और इन ब्रैकेट हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर, जब ये हाफ एम बी स्क्वायर हो गया दैट इज इक्वल 0। एम बी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, डी के बाई डी टी इज इक्वल 0। दैट मीन्स के कैसा हो जाएगा, के इज इक्वल कॉन्स्टेंट, डी के बाई डी टी 0 आ रहा है, तो डी के बाई डी टी 0 आने का मतलब क्या है कि के कॉन्स्टेंट है। के कॉन्स्टेंट होने का सीधा मतलब है द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स यहां पे हम बात करते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, that is no work is done by magnetic field या magnetic force on charge or its velocity remain constant। ठीक, क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इट्स वेलोसिटी तो हम बात नहीं करेंगे, बट हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, और इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता, और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना होने का सीधा सा मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं करता एक तरीके से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करना बड़ा आसान है, केवल क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको बहुत सही से इंप्लीमेंट करना है। क्या हमने पढ़ रखा है उसी के बेस पे हम देखते हैं।
a child particle of charge 2 microcoulomb moving along x-axis with a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second enters in magnetic field v vector, ठीक है, b vector is equal 3 j cap plus 4 k cap Tesla acting in a space. What is the magnitude of force on charged particle? तो पहले तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, क्लियर है। अब ये 2 माइक्रोकूलम हमको दे रखा है, इसके अलावा हमको क्या दे रखा है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस v कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और क्या बोला है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आई कैप, विद ए स्पीड ये दे रखा है मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दैट इज 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला, ठीक। फोर्स आपको फाइंड करना है। अब देखो फोर्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हम उसी को अप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल Q इंटू B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्लियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल, तो पहले तो आप F वेक्टर निकालते हैं, F वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो वैल्यू हम रखेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल Q की वैल्यू कितनी है, इट इज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक, इंटू V क्रॉस B यानी कि 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 आई कैप क्रॉस 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ठीक है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या बताया था, आई कैप जे कैप और के कैप, इधर कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 जे 0 के 0, और इसमें कितना है 0.3, नहीं इसमें आई में 0 है, इसमें 0.3, इसमें 0.4, करिए। अब जरा देखो जब हम बात करते हैं कि इसमें करेंगे तो आपने क्या पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जरा देखना, वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसका 0 आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जब हम बात करेंगे आई कैप की, तो आई कैप के साथ क्या आएगा, ब्रैकेट में ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, 0 0, ठीक, माइनस जे कैप। अब जब जे कैप की बात करोगे तो ये दोनों, ये छूट जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला और ये वर्टिकल वाला छूट जाएगा, 0 और माइनस, हाँ जे कैप में ये आएगा, कितना आ रहा है, 0 तो नहीं आएगा, ओके ठीक, देखते हैं, करते हैं सॉल्व। तो आई कैप इसमें ये हो गया, ये छूट गया, तो 0 माइनस 0, ठीक, माइनस जे कैप क्या आएगा, जे कैप में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 कितना हो गया 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 0, ठीक, प्लस के कैप हो गया। अब देखिए के कैप में जब आप करोगे तो के कैप में ये ऊपर की लाइन छूट जाएगी, ऊपर की छूटेगी, और ये तो इसका मल्टीप्लाई होगा और ये कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 0, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका F वेक्टर इज इक्वल 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक, और ये सॉल्व होके आपका आएगा माइनस 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 जे कैप प्लस 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 6 के कैप। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल क्या होगा
ये हो जाएगा -2.4, 10⁻⁻6 से ये कैंसिल, जे कैप प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 के कैप। क्लियर? अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड जब आप इसका फाइंड करोगे तो 3 न्यूटन आएगा। कैसे हुआ वो याद कर लीजिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड है और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हमने अप्लाई किया है तो क्रॉस प्रोडक्ट से कितना आया था, -1.2 इंटू 10⁻6 जे कैप प्लस 0.9 इंटू 10⁻6 के कैप, वैल्यू रखी, फोर्स हमारा आ गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज किया है, क्यू बी बी साइन थीटा या एफ इज इक्वल क्यू इन ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सॉल्व किया, आंसर आ गया। आगे अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए भी फॉर मैग्नीट्यूड आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नीट्यूड के लिए एफ इज इक्वल क्या होगा, अंडर रूट -2.4 होल स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर, यानी कि अगर आप बात करोगे तो इसकी तो ये एफ इज इक्वल आपका आ जाएगा 3 न्यूटन। कितना आएगा, 3 न्यूटन। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल whose kinetic energies are alpha particle whose kinetic energies are same enters perpendicular to uniform magnetic field, compare the radii of their circular path। हमको रेडियस कंपेयर करनी है उनके सर्कुलर पाथ की, काइनेटिक एनर्जीज हमको दी गई हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी दी है, हमको करनी है रेडियस फाइंड, तो रेडियस का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है वो भी हम पीछे बात करते हैं। क्या हमने फाइंड किया था, R इज इक्वल √2mk/क्यूबी, ये किया था फाइंड। तो √2mk/क्यूबी जब हम अप्लाई करेंगे इसमें तो √2mk/क्यूबी से ही इसको सॉल्व करेंगे और इसी को देखते हैं। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए क्या होगा, वी नो जो R होता है, R इज इक्वल क्या होता है, √2mk/क्यूबी। ठीक है, अब यहां पे जरा देखो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है, हुज काइनेटिक एनर्जीज आर सेम, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। तो फाइंड क्या करना है, कंपेयर देयर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ्स इफ काइनेटिक एनर्जीज एनर्जी इज सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। ठीक, अब सेम फॉर ऑल है, कंडीशन क्या हो गई, एंड बी कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहां पे जो आपका आर आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, √m/q, क्या हो जाएगा, √m/q, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है और ये भी दिया गया है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो V कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, तो ये K हट जाएगा, B हट जाएगा, 2 तो वैसे ही नंबर है, क्या हो जाएगा, √m/q। अब √m/q से आप सॉल्व करो। नाउ जब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा, इन तीनों की बात करते हैं, तो इन तीनों का रेशियो क्या होगा। तो अब देखो रेडियस के लिए मास चाहिए और चार्ज चाहिए, क्या चाहिए, मास और चार्ज। तो मास और चार्ज की बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो इनको कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल क्या होता है, +E होता है प्रोटॉन का। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन भी सेम चार्ज का होता है, ड्यूट्रॉन मतलब ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम में एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका भी चार्ज +E होता है, ड्यूट्रॉन का भी +E। ठीक, दूसरा आता है चार्ज ऑफ अल्फा, अल्फा का चार्ज होता है 2E,
इसके बाद जब हम मास की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए m आपने मान लिया। जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो ये जो आपका होता है इट इज जो मास होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल होता है 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और जो मास ऑफ अल्फा होता है दैट इज इक्वल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो रेशियो आ रहा है इनका। अब इसी से हम बात करते हैं, इसी रिलेशन को यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं नाउ? जो आपका होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल क्या होगा? यहां पे हम बात करते हैं रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा कर लीजिए। वैल्यू अगर हम इसको रख के सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा आर पी आर डी रेशियो आर अल्फा इज इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन, यही रहेगा, रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है ई, ये कितना हो जाएगा रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन ई, इधर कितना हो जाएगा रूट 4 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2e कर लीजिए। अब इसको और सॉल्व करोगे तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन सबसे कैंसिल कर दो, ई सबसे कैंसिल कर दो, तो यहां पे क्या बचेगा आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1 आएगा। क्यों आएगा? देखो कैंसिल करने का तरीका समझो जरा, ई से ई कैंसिल और ये भी ई कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल और ये भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गए। अब रूट 4 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बाद में, रूट 4 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा। तो कितना रेशियो आ रहा है? ये आ रहा है, इट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा व्हेन दे विल मूव थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। क्या दिया है ये देखिए, ऑल इंडिया एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v subjected to a uniform magnetic field acting normal to the velocity of the proton. If the potential difference is doubled, how will the radius of circular path described by the proton in the magnetic field? अब देखो पोटेंशियल डबल कर दिया जाता है तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? R इज इक्वल 1/b रूट 2mv अपॉन q। तो इसी फॉर्मूले पे लौट के आएंगे। क्या फॉर्मूला था? R इज इक्वल 1/b रूट 2m इंटू v अपॉन q। यानी कि अगर हम यहां से बात करते हैं दैट मीन्स हमको क्या रिलेशन मिलेगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रूट v। क्या दिया? ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस b subjected to a uniform magnetic field acting normal to the velocity, clear है, of proton. If the potential difference applied is doubled, how will the radius of circular path described? तो सब कुछ सेम है, तो क्या निकल के आ रहा है? R is directly proportional to root v निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ जो आपका R2 होगा R2 by R1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? रूट V2 अपॉन V1, यानी कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल रूट 2V अपॉन V। कैंसिल अगर आप कर लोगे V से V तो क्या आएगा? R2 इज इक्वल R1 इंटू रूट 2।
ये आएगा। क्लियर है? तो जो हमने पढ़ा हमने उसी को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। क्लियर? अब देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स था और इलेक्ट्रिक फोर्स था, उसका एक कंबाइंड इफेक्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।